हे गाइस, पिछले एपिसोड में जंगल के आदिवासियों ने मुझे बताया था कि अगर मैं 100 मील के दायरे में एक विशाल विभाजित चट्टान ढूंढ सकूं, तो मैं नागा या वलियर के बारे में जान सकता हूं। उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ियों से अपने पूर्वजों से विभाजित चट्टान के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उसके वास्तविक स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे दुनिया भर में कई विशाल विभाजित चट्टानें मिली, लेकिन मुझे जवदू पहाड़ियों से 100 मील के दायरे में कोई ऑनलाइन जानकारी नहीं मिली। इसलिए मुझे खुद ही इस 100 मील के दायरे में खोजबीन शुरू करनी पड़ी। यह खोज मुझे दूर दूर तक ले जा रही है। मैं दुनिया के कुछ बहुत दूर के हिस्सों की खोज कर रहा हूँ, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई इमारत नहीं है और कोई मानव आबादी भी नहीं है। क्या मुझे यह विशाल विभाजित चट्टान यहाँ कहीं मिलेंगी? मुझे यहाँ आसपास किसी भी चट्टान का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कई दिनों से खोज कर रहा हूँ और फिर मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प बात मिली। याद है, आदिवासियों ने उन जीवों को वलियर कहा था। यहाँ वलियर के नाम पर स्थान हैं, 2 गांव जिनके नाम हैं किलवलई और मेलवलई, और लोगों का दावा है कि वलियर देवताओं ने इसी जगह मनुष्यों के साथ अपना पहला संपर्क और संभाषण शुरू किया और इन 2 गांवों की स्थापना की। यह किलवलई गांव है और स्थानीय लोगों का कहना है कि खंडित चट्टान इस चट्टानी इलाके में यहीं कहीं स्थित है। वे विभाजित चट्टान को रक्तकल कहते हैं, जिसका तमिल भाषा में अर्थ है ब्लड स्टोन। और उन्होंने मुझे एक अजीब कहानी भी बताई, जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। और फिर अचानक कुछ ही दूरी पर मुझे एक आधी कटी हुई विशाल चट्टान दिखाई दी, इतनी सटीक मानो यह किसी अमानवीय दैवी शक्ति का काम हो। इसमें कोई शक नहीं कि यह वही चट्टान है जिसके बारे में वे लोग बात कर रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीराने में हम सिर्फ इसी चट्टान के इर्द गिर्द मेटल फेंसिंग देख सकते हैं। यह एक अच्छा संकेत है। निश्चित ही यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने इसके चारों ओर एक बड़ी फेंस लगा दी है। बेशक भूवैज्ञानिक प्राकृतिक तरीकों से चट्टान के विभाजन का दावा करेंगे, लेकिन क्या यह वास्तव में एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, या हम केवल अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं कि यह प्राकृतिक घटना ही है, क्योंकि मनुष्य के लिए ऐसा करना असंभव है? क्या ऐसे वलियर या नागाओं ने किसी प्रकार की उन्नत तकनीक का प्रयोग करके विभाजित किया होगा? ऊपर से देखने पर यह सटीक कट ऐसा दिखता है मानो किसी ने एक पाव रोटी को 2 हिस्सों में काट दिया हो। उनके लिए ऐसा करना शायद इतना ही आसान रहा होगा। कट इतना समतल दिखता है कि विभाजन प्राकृतिक तरीकों से हुआ हो इसकी संभावना नहीं है। इन विशाल विभाजित चट्टानों के बीच चलना एक बहुत ही अनूठा अनुभव है। मैं इसे शब्दों में नहीं समझा सकता। जमीन से चट्टान वास्तव में विशाल दिखती है। इसे आश्रय की जगह के रूप में आराम करने या सोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चींटी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच फंस गई हो। क्या यह दूसरों से छिपने के लिए या गुप्त काम करने के लिए किसी तरह का सुरक्षित स्थान था? यह पूरी संरचना लगभग 50 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी है। ये 2 टुकड़े एक बड़े पक्षी के पंखों की तरह दिखते हैं। इनके बारे में गांव वालों के पास अजीबोगरीब किस्से हैं। वे इसे ब्लड स्टोन कहते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि चट्टान के शीर्ष पर एक गुप्त छेद है जो एक चट्टान के ढक्कन से ढका हुआ है, और समय समय पर इस छेद से खून निकलता रहता है। यदि हम इस चट्टान को करीब से देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें लाल रंग के तरल के निशान हैं। यह लगभग इंजन ऑयल जैसा दिखता है। चट्टानें पानी धारण करती हैं और कभी-कभी पानी को अन्य कणों के साथ छोड़ती हैं। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग उसे खून समझते हैं और इसे ब्लड स्टोन कहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर कुछ ऐसा है जो किसी छेद को ढकने वाले ढक्कन की तरह दिखता है। विशेष बात यह है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है
जिससे गांव वाले इस पर चढ़ सकें और देख सकें कि शीर्ष पर क्या है। मैं आपको यह दिखा सकता हूं क्योंकि मैं एक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा हूं। स्थानीय लोगों को इस ढक्कन के बारे में कैसे पता चला होगा, जबकि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जवदू पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियां जो कभी जंगल से बाहर नहीं आई हैं, वे विभाजित चट्टानों के बारे में कैसे जानती हैं? इस फेंस के अंदर क्या है? इस वीराने में उन्हें एक चट्टान के चारों ओर फेंस लगाने की क्यों जरूरत पड़ी होगी? हम पुरातत्व विभाग से संबंधित साइन बोर्ड देख सकते हैं। जब मैंने अपने कैमरे को जूम इन किया तो मुझे पता चला कि अंदर गुफा चित्र हैं। ये गुफा चित्र ऐसे प्रमाण हैं जो वलियर या नागाओं के बारे में समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं अंदर जो है उस तक कैसे पहुंचूंगा? चारों ओर देखने पर मुझे कोई गेट कीपर नहीं दिखाई देता या कॉल करने के लिए इन साइन बोर्ड पर कोई फोन नंबर भी नहीं है। पुरातत्व विभाग इन प्राचीन खजानों को संरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि लोग इन पर अपना नाम लिखकर इसे नष्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे उन्होंने अपने नाम को बहुमूल्य प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के ठीक ऊपर पेंट किया है। यही कारण है कि पुरातत्व विभाग ने चारों ओर एक विशाल फेंस लगा दी है। जब मैंने अपने कैमरे से फेंस के बीच में जूम इन किया तो मैंने एक अजीब गुफा पेंटिंग देखी जो बिल्कुल उभर कर दिखाई दे रही थी। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह तस्वीर दूर से ली गई है, लेकिन जब मैं रंग और चमक को डिजिटल रूप से बढ़ाता हूं तो एक चौंकाने वाली छवि दिखाई देती है। एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर एक छोटा सर्कल है। अंदर एक आकृति बैठी हुई है। इसके आगे एक और समान संरचना है। एक सर्कल जिसके अंदर एक और आकृति है। क्या यह संभव है कि ये यूएफओ हो जिसके अंदर बाहरी अंतरिक्ष वाले जीव हों? प्रत्येक विमान में एक छोटा सा अटैचमेंट है जिसमें कुछ धारियां हैं जैसे कि सीढ़ियां। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ध्यान देने की बात यह है कि यह आकाश में दिखाया गया है क्योंकि जमीन पर दो इंसान दिखाए गए हैं जो छड़ीनुमा आकार के हैं लेकिन छोटे सर वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंसान यूएफओ की तरफ इशारा कर रहे हैं और दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरिक्षयान के चारों ओर छोटी छोटी रेखाएं प्रतीत होती हैं, जैसे कि इसके चारों ओर धूल या लौ उड़ रही हो। क्या यह संभव है कि वलियर को आकाश से पहली बार आते हुए देखने के बाद गुफा मानवों ने इसे चित्रित किया हो? क्या वे वास्तव में अंतरिक्षयान जैसे कि यूएफओ में आए थे? विचित्र बात यह है कि जो हम यहाँ देख रहे हैं वह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने 2 साल पहले उनाके किंडी नामक एक गुफा पेंटिंग में देखा था। उनाके किंडी किलवलई से लगभग 400 मील की दूरी पर है, लेकिन इसमें भारत की सबसे पुरानी शैल कला है। उस जगह पर पेंटिंग बहुत स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से एक यूएफओ या एक अंतरिक्ष यान को दिखाती है जिसे एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के रूप में दिखाया गया है और दो आकृतियां सीढ़ी जैसी वस्तु को ले जा रही हैं। क्या कई हजार साल पहले रहने वाले गुफा मानव प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के आगमन के साक्षी बने और इन चित्रों का निर्माण किया? हम इसे और कैसे समझा सकते हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक स्थलों में किसी एक ही चट्टान पर शैल कला अंकित नहीं होती है। आप आमतौर पर एक ही क्षेत्र में शैल कला से सजी कई चट्टानें देखेंगे। इसलिए मुझे अन्य रॉक पेंटिंग की तलाश करनी चाहिए जिन तक मैं पहुंच सकता हूं। मैं जो खोज रहा हूं वह है प्रलंबित चट्टानें या चट्टानों से बना आश्रय स्थल। इस क्षेत्र को देखिए। भारत एक घनी आबादी वाला देश है, लेकिन इस जगह के आसपास कहीं भी कोई घर नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जवदू पहाड़ी भी पूरी तरह से दुर्गम थी। इन असंभव स्थानों में इन प्रागैतिहासिक स्थलों को क्यों स्थापित किया गया? इस क्षेत्र में कोई फलदार पेड़ नहीं है और भूमि भी उपजाऊ नहीं है।
स्थानीय लोगों का दावा है कि देवताओं और नागों ने उन्हें जानवरों के प्रजनन और मवेशियों को पालने का तरीका सिखाया। वे ये भी दावा करते हैं कि नागों ने नावों का आविष्कार किया और मनुष्यों को नदियों और समुद्रों जैसे जल निकायों में यात्रा करना सिखाया। जैसे जैसे मैं चलता जाता हूँ, मुझे कुछ ऐसा मिलता है जो एक अच्छा संकेत है। एक प्रलंबित चट्टान जिसके चारों ओर फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन फेंसिंग अधूरी है और मेरे पास अंदर पहुंचने का एक रास्ता है। अंदर अधिक शैल कला है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तक पहुंचना लगभग असंभव है। इन जगहों पर रेंगकर ही पहुंचा जा सकता है और मुझे इस तंग जगह में से होकर आगे जाना है। मेरे हाथ में क्या है? यह शुद्ध डिस्टिल वाटर की एक स्प्रे बॉटल है। यह मेरी किट का हिस्सा है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। यदि आप कभी भी गुफा चित्रों या शैल कलाओं को देखना चाहते हो, तो उन्हें देखने का सबसे अच्छा तरीका है डिस्टिल्ड वाटर का छिड़काव करना, और कृपया उन्हें अपने हाथों से न छुएं। जैसे ही मैं पानी छिड़कना शुरू करता हूँ और पेंटिंग उभरकर सामने आने लगती है। 2 लोगों के लिए बहुत ही छोटी जगह है, इसलिए मैं अपने दोस्त से जरा कैमरा ले लेता हूँ। मैं आपको यह दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि यह कैसा दिखता है। जैसे जैसे मैं अधिक पानी छिड़कता हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि यह तो पुरातत्वविदों के लिए एक खजाना है। 1 या 2 पेंटिंग नहीं है, यह पूरा रॉक फेस प्रागैतिहासिक कला से भरा हुआ है। यह आकृति किसी एलियन जैसी लग रही है। देखिए कैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पानी का छिड़काव शुरू करता हूँ, तो इसका जादुई कमाल देखिए। जैसे ही मैं और पानी छिड़कता हूँ, अधिक से अधिक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वो कड़ी मेहनत है, तो कल्पना कीजिए कि इन चित्रों को बनाने वाले व्यक्ति के लिए कितना कठिन रहा होगा। यदि इतिहासकार और पुरातत्वविद सही हैं, तो इन चित्रों को बनाने वाला एक गुफा मानव ही हो सकता है, जिसने अपनी उंगलियों से इन चित्रों को बनाया होगा। अधिकांश पेंटिंग स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यहाँ अजीब दिखने वाली आकृतियों की एक संपूर्ण श्रृंखला मौजूद है। वे लंबे सिर वाले प्रतीत होते हैं, कुछ के पंख भी प्रतीत होते हैं। यहाँ 2 प्रतीक हैं जो बहुत रोचक दिख रहे हैं। एक यह है जो उल्लेखनीय रूप से संगीतवाद डमरू के समान दिख रहा है। डमरू को दुनिया का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र माना जाता है, और यदि आप इसे काफी देर तक सुनते हैं तो यह एक ट्रांस जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। दूसरा प्रतीक एक क्रॉस वायर जैसा दिखता है, एक वृत्त जिसमें 2 रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसे हम चक्र या पहिया भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन प्रतीकों का उस व्यक्ति के लिए क्या मतलब है जिसने उन्हें चित्रित किया है। यह एक शानदार जगह है, लेकिन दुर्भाग्य से रॉक पेंटिंग स्पष्ट नहीं है और आंशिक रूप से फीकी पड़ गई हैं। इसकी एक्सरे तकनीक से जांच करने की आवश्यकता है ताकि मैं इन्हें बेहतर समझ सकूं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर रेंगना कठिन है, तो आप गलत हो। सबसे कठिन इससे बाहर आना है। मेरा पूरा शरीर चट्टान के स्तर से बुरी तरह घिस रहा है। लेकिन क्या कोई और रॉक पेंटिंग है? यह देखने के लिए मुझे इस जगह को और अधिक तलाशने की जरूरत है। फिर से मुझे इस क्षेत्र में एक फेंसिंग दिखाई दे रही है। तो फिर जब मैं अंदर गया, यह स्पष्ट है कि इस रॉक शेल्टर में कुछ पेंटिंग्स होनी चाहिए। जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ, मुझे जो पहली पेंटिंग मिलती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि मैं उस पर पानी का छिड़काव किए बिना भी उसे देख सकता हूँ। हम एक लंबे चेहरे वाली आकृति को देख रहे हैं, जैसे कोई पक्षी मानव घोड़े के ऊपर बैठा हो। एक और आकृति जिसका चेहरा भी अजीब है, घोड़े की लगाम को पकड़े हुए है। एक तीसरी आकृति है जो उन दोनों से हाथ फैलाकर बात कर रही है। यहाँ यह देखना बहुत दिलचस्प है कि तीनों में से कोई भी मानव नहीं दिख रहा है। उन्हें नुकीले नथनों और लंबे चेहरों के साथ दिखाया गया है।
आप उन्हें सर्प मानव या पक्षी मानव के रूप में सोच सकते हैं। आप पेंटिंग को कैसे देखते हैं यह आप पर निर्भर है। शायद ये नाग है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नागों ने जानवरों को पालतू बनाया और इंसानों को सिखाया कि कैसे मवेशी पैदा करें और अन्य घरेलू जानवरों को पालें। बीच वाली आकृति में दो एंटीना जैसे तार हैं जो उसके सिर से चिपके हुए हैं। इन तारनुमा एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या था? जैसे ही मैंने पानी का छिड़काव शुरू किया, कई सारी पेंटिंग्स मेरे सामने उभरती गईं और वह हमारी देखी हुई अन्य चट्टानों की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट थीं। पानी का छिड़काव करना और जो सामने आता है उसे देखना एक रोमांचक काम है। यहाँ क्रॉस वायर का प्रतीक है। यह 4 तीलियों वाला पहिया है। मैंने आपको बहुत सारे अद्भुत प्राचीन भारतीय स्थल दिखाए हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत के प्रागैतिहासिक स्थल भी अद्भुत हैं। पूरी चट्टान इन चित्रों से भरी हुई है। यहाँ हम 4 नागों को सीधे खड़े लगभग एक सीधी रेखा में देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे हाथ पकड़े हुए हैं। वे क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे एक छोटी नाव या कश्ती पर खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में एक लंबा खंबा है जिसका इस्तेमाल नाव को नियंत्रित करने के लिए चप्पू के रूप में किया जाता था। याद है मैंने कहा था कि स्थानीय लोगों का मानना है कि नागों ने उन्हें समुद्र या नदियों की यात्रा करना सिखाया था। शायद ये सारी कहानियां आखिर सच्चाई पर आधारित हैं, लेकिन दिमाग को झंझोड़ देने वाला और भी कुछ है। इस पेंटिंग को देखिए। इस तरह देखने पर यह कुछ जटिल प्रतीक जैसा दिखता है, लेकिन अगर हम इसे 90 डिग्री घुमाते हैं तो यहाँ पर कुछ दिलचस्प देख सकते हैं। यह ट्विन प्रोपेलर वाली नाव है। यह अविश्वसनीय है क्योंकि हम आज इस तकनीक का प्रयोग करते हैं और हम उसे उच्च तकनीक वाली मशीनरी मानते हैं। और यह अविश्वसनीय है कि प्रागैतिहासिक मनुष्य ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। जरा सोचिए, इसमें कोई तर्क नहीं मिलता है कि मनुष्य प्रोपेलर तकनीक को जानता था, लेकिन साथ ही गुफाओं में भी रहता था। उन्होंने किसी और को इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जब गुफा चित्रों की बात आती है तो पुरातत्वविदों की तार्किक व्याख्या होती है। जब वे चित्रों में गायों को दिखाते हैं तो उनका दावा है कि प्राचीन मनुष्य ने इसे इसलिए चित्रित किया क्योंकि उन्होंने इसे देखा था। यही कारण है कि हम इन सभी जानवरों के चित्र देखते हैं। हालांकि जब वे कुछ उन्नत देखेंगे तब पुरातत्वविद उसी तर्क को पूरी तरह से नकार देंगे। जब वे यूएफओ, एलियंस या प्रोपेलर सिस्टम वाली नाव जैसी पेंटिंग्स देखते हैं तो पुरातत्वविद इस तर्क को पूरी तरह से नकार देंगे। वे तुरंत दावा करेंगे कि यह सब गुफा मानव की कल्पना से निकला है। खैर, उन्हें ऐसा कहना ही होगा, क्योंकि अगर वे देवताओं, एलियंस या उन्नत तकनीक के बारे में बात करने लगें तो उन्हें सरकार और उनके समुदाय की कुछ गंभीर प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हम अजीब आकृतियों की एक श्रृंखला देख सकते हैं जिनका कोई तर्क नहीं मिलता। उनमें से एक 80 के दशक के टीवी एंटीना जैसा दिखता है। यह भगवान शिव के वाद्य यंत्र डमरू जैसा दिखता है। अगला अक्षर एम जैसा दिखता है, जिसके बाद फिर से डमरू आता है। आखिरी वाला एक सर्कल है जिसके अंदर एक एक्स चिन्ह है जो एक क्रॉस वायर की तरह दिखता है। इन प्रतीकों का कुछ महत्वपूर्ण अर्थ होना चाहिए, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे बता सकें कि उनका क्या मतलब है। यहाँ एक वृत्त है जिसमें से बहुत सारी रेडियल रेखाएं निकल रही हैं। यह एक घूमते हुए चक्र की तरह दिखता है। यह सूर्य, चंद्रमा, एक पहिया या यहाँ तक कि एक यूएफओ विकिरण प्रकाश भी हो सकता है। ये सब सिर्फ अनुमान हैं क्योंकि चित्र बहुत ही आम है। इसमें कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। अंत में एक आकृति है जो बहुत अलग दिखती है। हमारे देखे हुए अन्य नागों की तरह इसका भी एक लंबा चेहरा है, लेकिन इसमें कुछ एंटीना जैसे एक्सटेंशन भी हैं जो इसके सिर से निकलते हैं। यह बहुत रोचक है
क्योंकि हम नहीं जानते कि यह किस प्रकार का एंटीना है या यह केवल हेयर स्टाइल है। ध्यान दें कि कई नागों को शीर्ष पर हुड जैसे उभार के साथ चित्रित किया गया है। हम नहीं जानते कि क्या यह उन चित्रणों का पूर्ववर्ती है। पिछले एपिसोड में हमने पत्थर की झोपड़ियों या प्रागैतिहासिक डॉल्मेन्स का दौरा किया, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि ये नागों द्वारा बनाए गए थे, और उन्होंने हमसे कहा था कि मैं नागों के बारे में और अधिक समझूंगा अगर मुझे विशाल विभाजित चट्टान मिल जाए। तो हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स देखी हैं। एक जो यूएफओ की तरह दिखती है, जिसके अंदर बाहरी अंतरिक्ष यात्री है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इन नागों को देखा जिनके पक्षियों की तरह लंबे चेहरे थे और लगभग पंखों की तरह दिखाई देने वाले हाथ थे। याद रखें, कई बार नागों को पंखों के साथ चित्रित किया जाता है और कहा जाता है कि उनमें उड़ने की क्षमता थी। हमने वलियर या नागों को चित्रों के रूप में देखा है, लेकिन मुख्यधारा के पुरातत्वविद और इतिहासकार दावा करेंगे कि ये पक्षी मानव वास्तव में इंसान हैं। भले ही हम उन्हें प्रोपेलर जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए देखते हैं, विशेषज्ञ इस बात से इनकार करते रहेंगे और जोर देते रहेंगे कि ये इंसान हैं। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ये आकृतियां वास्तव में भगवान हैं, मुझे इन गुफा चित्रों के अलावा कुछ ठोस सबूत खोजने की जरूरत है। अन्यथा इन सभी साक्ष्यों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या ये असली नाग हैं? कुछ निर्णायक सबूत प्राप्त करने के लिए मुझे इस क्षेत्र में कुछ नए सबूतों के लिए फिर से खोज शुरू करनी होगी। कुछ ऐसा जो पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ बांधेगा। मुझे क्या मिलेगा? क्या यह देवताओं के अस्तित्व को प्रकट करेगा? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।